जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ भूपेंद्र और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो उसके लिए हम बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो ये जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बनने की शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के आने की बाद से। तो वही आज की हम इस क्लास में पूरी में देखेंगे, द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश 1600 टू 1765, मतलब 1600 से 1775 का जो फेज़ था वो पूरा आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए आज की इस क्लास में है और हम पूरा आपको इसी तरीके से पिक्चर्स के थ्रू हम आपको क्लासेस को कराएंगे। ये पूरा कोर्स भी इसी तरीके से होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत को आज़ादी यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ये उस समय के कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। और उसके बाद आपको पता होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हो गया था। लेकिन ये तैयार हुआ उससे पहले की क्या प्रोसेस रही वो सारा हम समझेंगे। ये फोटो आपको ये बता रहा है कि ये हमने ब्रिटिशर्स की जो गुलामी थी, अंग्रेज़ों की गुलामी थी, उसको अलग करके अपना खुद का संविधान बनाया। अब संविधान बनाया वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि संविधान होता क्या है। तो ये दो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, हुड एंड फ्लिप। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ लॉज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो लॉज का एक सिस्टम है, यानी कि कानूनों का एक सिस्टम है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के साथ राज्यों में गवर्नर्स होंगे, और पूरा ये जो डिफाइन है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसी को हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ लॉज डिफाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये परिभाषित करता है गवर्नमेंट के विभिन्न ऑर्गन्स को, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, ये पूरा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पूरा डिफाइन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर रिलेशंस इंटर से एंड देयर रिलेशंस विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और उनके क्या संबंध हैं और क्या उनका प्राइवेट से संबंध है, वो सारा डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसके अलावा एक आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है द बॉडी ऑफ रूल्स, डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस दैट गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज, यानी कि एक बॉडी ऑफ रूल्स, डॉक्ट्रिन्स और प्रैक्टिसेस जो कि गवर्न करती है ऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज को। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कवर्ड विद द इंटरप्रिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। सो आगे हम देखते हैं। अब देखिए, चूंकि हम एक नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस, हम एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का पूरी जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लेकिन भारत का संविधान और उससे पहले से बन रहा था। जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय से ही भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य यह है, मतलब मेरा मतलब यह है कि आप अगर देखो तो भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि अंग्रेजों के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1950 के एज इट एज लिए गए हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के कानून को एज इट एज उठा के रख लिया है। तो अगर हमें उसको समझना है तो हमें यह भी समझना होगा कि वो कैसे आए थे। तो ये पूरी एक प्रोसेस हम क्लासेस में आपको बताएंगे। तो एक नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस, और ये अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो अच्छे से तो उसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इतिहास को समझते हो तो आपको पता चलता है कि ये कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे बना, क्या हुआ। तो ये ब्रिटिश पीरियड, यहाँ लिखा हुआ कि जो भारत का संविधान वो ब्रिटिश पीरियड से बनना शुरू हो गया था। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आता है कि भाई भारत पर तो हिंदू रूलर्स ने भी शासन किया और मुस्लिम रूलर्स ने भी शासन किया, मुगल्स ने शासन किया, रूल किया, तो उनके संविधान की झलक क्यों नहीं है यहाँ पर। भाई राज्य तो वो भी कर रहे थे, कुछ न कुछ तो उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उसके पीछे का कारण ये है कि वो थोड़ा सा पुराने समय की चीज़ें हो गई हैं। उस समय जो रूल्स थे वो आज नहीं लागू होते, आज वो नहीं चलते। और जो भारत का संविधान है वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के संविधान का एक झलक है। झलक नहीं, पूरी तरीके से कह सकते हैं वही है। और हिंदू और मुस्लिम्स के कॉन्स्टिट्यूशन के न होने के और भी कई सारे कारण हैं, वो हम आगे देखेंगे। और हम इस जो पूरा जो भारत के संविधान के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी उसको हम 5 पार्ट्स में, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश,
बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ द कंपनी रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम पूरा देखेंगे और आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे ये पहला पार्ट 1600 से 1765 का जो पीरियड था, द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। इसके अलावा ये पूरा अलग आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो देखिए समझिए, अंग्रेज भारत में कैसे आई, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। एक मार्को पोलो नाम का व्यक्ति होता था, उसने यूरोप से चलना शुरू किया था और वह यहाँ से चलते चलते वो दुनिया में घूमने के लिए निकला था और यहाँ से चलते 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 वो चाइना पहुँचा। और उस समय चाइना में कुबलई खान मंगोल बादशाह का शासन था और वो वहाँ पर मार्को पोलो रुका, जाकर के उसने देखा कि किस तरीके का चाइना है, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। उसने देखा कि बड़ा यहाँ पर धन और शोहरत है, बड़ा लोग धनवान हैं, बड़ा सोना चांदी है यहाँ पर। तो वो कुछ समय रहा, मंगोलों के दरबार में रहा, चाइनीज़ के दरबार में रहा। उसके बाद उसने कहा कि चलिए ठीक है, यहाँ पर उसने बहुत सारा धन धान्य कमाया और उसको लेकर के उसने चलना शुरू किया। फिर वो ऐसे ही चलता रहा, वो धरती के रास्ते ऐसे चलता रहा और यहाँ डाली आया। फिर इसके बाद फिर वापसी करी उसने और यहाँ से होकर के वो इंडिया पहुँचा। और वो इंडिया पहुँचा दक्षिण भारत में। तो उस समय दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं का शासन था, पांड्य राजाओं का शासन था। और उसने देखा कि भारत में अटूट धन संपदा है। इसको देखकर उसकी आँख खुली की खुली रह गई और उसने यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा कि भारत में बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। तो वो जब यहाँ कुछ दिन रहा, पांड्य राजाओं ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि चलिए ठीक है, आप रहिए, आप विदेशी हो। उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ, आप अपने गांव या शहर में देखें और कोई अंग्रेज आ जाए भूरा भूरा, तो आप देखें तो आपको भी अजीब लगेगा, आप भी कहेंगे चलो ठीक है भाई रुक जाओ यहाँ पर। तो ऐसा ही उस समय था, अंग्रेज था, आया और यहाँ पर रुका, पांड्य राजाओं ने स्वागत किया और यहाँ कुछ समय रहा। तो वो भारत से काली मिर्च, बहुत सारे मसाले और सोना लेकर के गया और वह इस तरीके से यहाँ से ज़मीन के रास्ते फिर होते हुए अपने देश पहुँचा। और जब वह अपने देश पहुँचा तो उसने अपने देश के लोगों को कहानियाँ सुनाई, मतलब बताया कि दुनिया में चीन और भारत जैसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन धान्य है, सोना चांदी है, बहुत ज़्यादा मसाले हैं। और ये ठंडे देशों के रहने वाले लोग थे तो इनको ज़रूरत भी थी मसालों की। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों ना भारत में जाया जाए। और वहाँ के जो महत्वाकांक्षी लोग थे उन्होंने कहा कि जब मार्को पोलो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो हम भी चलना शुरू करते हैं। तो यूरोप में एक देश पड़ता है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने कहा कि जब मार्को पोलो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वास्को डी गामा निकला और वहाँ का एक राजा था हेनरी। हेनरी ने कहा कि वास्को डी गामा जाओ तुम और भारत में घूम के आओ। तो वहाँ पर उसने वहाँ से निकला। अब देखिए क्या चीज़ है कि जब ये हमारा मार्को पोलो आया था तो वो ज़मीन के रास्ते आया था यहाँ से होकर के, लेकिन इस समय सिचुएशन बदल चुकी थी। 1497-98 में सिचुएशन बदल चुकी थी। ये जो राज्य था, ये जो जगह पड़ती है, ये ऑटोमन तुर्क लोगों का यहाँ पर शासन था। और तुर्क लोगों के और यूरोपियंस के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बीच का रास्ता सोचा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ होकर के तो भाई हम नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम समुद्र के रास्ते जाते हैं। और यूरोपियंस ने उस समय अपने नेवी को, नवल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम समुद्र के रास्ते जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, सुलभ भी है, टिकाऊ भी है और सुरक्षित भी है। सुरक्षित इसलिए है कि हम अगर यहाँ से होकर जाते हैं तो तुर्कों के अगर हाथ लग गए तो मरवा दिए जाएंगे। इससे अच्छा समुद्र से जाते हैं, ना कोई मिलेगा, अपना आराम से चलते हैं और निकलते हैं। तो वो यहाँ से निकलता वास्को डी गामा और यहाँ आता है। यहाँ पर उसको टापू मिलते हैं, आइलैंड्स, और यहाँ कुछ दिन रुकता है। मज़े की बात यह है कि ये जो आइलैंड उस समय वास्को डी गामा यहाँ होकर के निकला था, वो आज भी पुर्तगाल के कब्जे में है। पुर्तगाल ने अपने अंडर में ले रखा है। तो वो यहाँ पर वास्को डी गामा इस जगह पर आता है और फिर यहाँ से चलता है। अब उसके पास कोई एग्जैक्ट मैप नहीं था, लेकिन हाँ उसके पास कंपास था। कंपास तो आप समझ ही रहे होंगे कि कंपास उस समय खोजा जा चुका था, और कंपास एक ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं के बारे में बताता है। तो वो कंपास के जरिए यहाँ से होते होते यहाँ पर आया। और वो जब यहाँ पहुँचा तो उसको लगा कि यार अब तो बड़ा समुद्र में चल रहे हैं। उसको एक लगा कि अब बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, उसका खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। लेकिन वो यहाँ से जैसे तैसे आकर के अफ्रीका पहुँचा। और वो जिस जगह पर पहुँचा तो वहाँ वो इस हालत में पहुँचा था कि उसको लग रहा था कि अब तो भाई मर जाऊँगा मैं, समुद्र में यहीं रह जाऊँगा। तो उसने इस जगह का नाम रखा गुड होप।
एक अच्छी आशा मिल गई उसे, और वो यहाँ पर रुका। तो इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। तो यहाँ पर रुका तो उसने अफ्रीकन से पूछा कि मुझे इंडिया जाना है, इंडिया कहाँ है। अच्छी बात यह थी कि उस समय इंडिया का जो व्यापार था वो अफ्रीका के देशों के साथ चल रहा था। तो अफ्रीकन्स ने बताया कि ठीक है, इंडिया जाना है तो यहाँ होकर के तुम निकलो। और उन्होंने, चूंकि वहाँ पता था, तो इसके सारे अफ्रीका से होते हुए और तुम इंडिया पहुँच जाओगे। ये आपका मेडागास्कर है और ये अफ्रीका, ये आपका मेडागास्कर और अफ्रीका। तो मेडागास्कर और अफ्रीका से बीच होते हुए वह भारत में पहुंच गया, और वह भारत में पहुंचा कालीकट एक जगह पड़ती है, वहां पर पहुंचा। वास्को डी गामा और मार्को पोलो में अंतर यह था कि मार्को पोलो बस जैसे तैसे आ गया था, घूम घूम कर धरती के रास्ते चलता हुआ आ गया था। मार्को पोलो आया था तो उसने अपने सारे रास्ते को डॉक्यूमेंट किया था, उसने लिखा था कि यहाँ होकर के निकलना। मार्को पोलो ने ऐसा नहीं किया था, आया था और पहुंच गया था घूमते घामते। तो उसने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया और वह यहाँ पर रहा कालीकट पे कुछ दिन। और जब मार्को पोलो, ये इसने वास्को डी गामा ने देखा कि सच में यार ये तो बात सच है कि भारत तो सच में धन धान्य से पूर्ण देश है, यहाँ पर सोना चांदी स्पाइसेस सब कुछ है। तो फिर यहाँ से ये भी कुछ स्पाइसेस और धन धान्य लेकर के गया और वापस गया, और वापस इस रास्ते होकर के गया, क्योंकि अब वो यहाँ पर रास्ते को डॉक्यूमेंट कर चुका था। तो यहाँ होकर के वो पुर्तगाल पहुंचा और वहाँ लोगों को उसने बताया कि भारत तो सच में ही बहुत ही अमीर देश है, धन धान्य का देश है। तो लोगों ने कहा कि यार जब वास्को डी गामा भी घूमा है तो क्यों ना हमें चलना चाहिए। तो सन 1600 में ब्रिटेन में एक कंपनी का निर्माण हुआ। ये कंपनी थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस कंपनी ने वहाँ की रानी एलिजाबेथ से कहा कि महारानी आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम भारत में जाकर के व्यापार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने चार्टर पास किया और 15 साल की अनुमति दे दी कि जाओ तुम भारत में जाओ और व्यापार करो। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स आते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये फोटो इसलिए लगाए हुए हैं कि वो समुद्र के रास्ते आए थे और ये उनकी नावें थीं, ये उनकी सेनाएं थीं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उस समय कितना टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया था, उनकी नेवी कितना ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। तो यहाँ से एक फेज स्टार्ट होता है भारत के संविधान का बनने का। ब्रिटिशर्स उस समय प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आए हुए थे, और उनका आने का कारण जो था वो था स्टोरीज ऑफ फैबुलस वेल्थ। ये आप देख सकते हैं, उन्हें पता था कि यहाँ पर भारत धन धान्य से भरा हुआ देश है, यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, तो चला जाए और यहाँ से कमाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय स्पेन को दक्षिणी अमेरिका की खानों से बहुत ज़्यादा सोना मिल रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जब स्पेन की खानों से सोना मिल रहा है तो भारत और चीन भी स्पेन की उसकी अमेरिका की दक्षिण अमेरिका की खानों से कुछ कम नहीं सोना है यहाँ पर। तो चूंकि चला जाए तो यहाँ पर ये लोग आते हैं, और ये इनका मोटिव ये था कि टू इस्टेब्लिश कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विद ईस्ट। जब ये आए थे तो इनका प्योरली ये मोटिव था कि हमें ईस्ट के साथ अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, यानी कि हमें व्यापार करना है। तो यह फोटो देख सकते हैं कि इस तरीके का धन धान्य हुआ करता था उस समय हमारे देश में। आगे आते हैं, ये ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में 1600 में। ये यहाँ पर फोटो लगाई हुई, ये उनका चार्टर था जो वहाँ की क्वीन ने दिया था उनको। ये कुछ लिखा हुआ है कि चार्टर पास किया था क्वीन एलिजाबेथ ने, ये आपकी जानकारी के लिए। उसमें ये था कि एक गवर्नर होगा और 24 मेंबर्स होंगे आपकी इसको रेगुलेट करने के लिए, और मोनोपोली होगी ट्रेड की। ये समझिए कि जो ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ एक ही कंपनी आई थी भारत में, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की तरफ से व्यापार कर सकती है। जैसे भारत आज को श्रीलंका में कोई एक कंपनी को भेज दे कि भाई ये फला कंपनी है, और भारत की तरफ से सिर्फ यही कंपनी श्रीलंका में व्यापार करेगी और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। इसी तरीके से उस समय था। तो उस समय मोनोपोली थी, और इट हैड अथॉरिटी टू कीप एन आर्म्ड नवल फोर्सेस फॉर इट्स सिक्योरिटी। और ये जो कंपनी थी उसको अथॉरिटी थी कि वो आर्मी रखे अपने साथ और नवल फोर्सेस रखे अपनी सिक्योरिटी के लिए, और उसको 15 साल के लिए ये दिया गया था कि 15 साल तक आप रहोगे, और टर्मिनेट किया जा सकता था, लेकिन 2 साल का नोटिस देकर के इसको टर्मिनेट किया जा सकता था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में लगाई। 1612 में उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई,
और जो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी उसके लिए जहांगीर के पास गए थे और जहांगीर से इन्होंने ज़मीन मांगी थी। इन्होंने कहा था जहांगीर से कि साहब हमें आप ज़मीन दे दीजिए और हमें आज्ञा दे दीजिए कि हम यहाँ पर सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकें और काम कर सकें। अब आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। सन 1612 में यानी कि 1612 में ये भारत के राजाओं से मांग रहे हैं कि साहब कुछ करिए और हमें दे दीजिए यहाँ पर रहने के लिए, हमारे व्यापार चलने दीजिए यहाँ पर। लेकिन उसके बाद समय ऐसा बदला कि ये खुद यहाँ के रूलर्स बने। तो ये पूरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आप ये मैं जितनी वीडियोस लाऊंगा आप उनको देखिएगा पूरा, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से वो भारत में आए और कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप करी। तो द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वाज एट सूरत 1612 which was established as a result of a royal fireman from the emperor Jahangir granting it land and other concessions। उसके बदले जहांगीर से इन्होंने कहा था कि चलो हम आपको चुंगी देंगे, चुंगी बोले तो हम आपको टैक्स देंगे। जहांगीर ने कहा कि जहांगीर साहब बोले कि चलो ठीक है आप यहाँ रहो। उसके बाद इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री लगाई थी सन 1639 में मुसुलीपट्टम मद्रास में, यानी कि मद्रास में सन 1639 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद इन्होंने अपनी जो तीसरी फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी हरिहरपुर, ये थी आपकी हरिहरपुर महानदी डेल्टा में, हरिहरपुर महानदी डेल्टा। इसके बाद इन्होंने जो फैक्ट्रीज थी अपनी डेवलप करी बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, परमिशन लेकर के वहां के लोकल किंग्स की, वहां के लोकल किंगों की इन्होंने परमिशन ली और कहा साहब हमें करने दीजिए, और परमिशन लेकर के अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। अब समझिए व्यापार कर रहे हैं ये, व्यापार के साथ साथ ये अपने इंग्लिश लॉज लेके आए कि भाई ये हमारी जो फैक्ट्री है ना, हम इसमें भारत के रूलर्स का नहीं मानेंगे। अब भारत का रूलर आए कोई और वो कहे कि हाँ जी फैक्ट्री में हमें काम, हमें ये चीज़ लेने दो, मतलब कुछ भी हमें करने दो, तो ना, जो हमारी फैक्ट्री के अंदर का प्रेमाइसिस होगा वो इंग्लिश लॉ से रेगुलेट होगा और रेगुलेट इट्स बिजनेस, और हम अपना बिजनेस रेगुलेट करेंगे और टू मेंटेन डिसिप्लिन, अपना जो मेंटेन डिसिप्लिन करने के लिए हम अपने रूल्स से चलेंगे। और अपनी इन्होंने, चूंकि मैंने आपको बताया था कि इनके पास आर्मी भी थी, नेवल फोर्सेस भी थी अपनी सेफ करने के लिए, और अंग्रेजों ने खुद के एंग्लो इंडियन कोड्स बनाए। अब कोड से समझिए, जब से ये कोड आना शुरू हुए तब से ही भारत के संविधान का विकास होना शुरू हुआ। अब मैं आपको भारत के संविधान के विकास के परिप्रेक्ष्य से पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये अगर हिस्ट्री में जाएं तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और बाय द चार्टर्स ऑफ 1609 एंड 1661 ये दो चार्टर आए थे, और उसके जैसे ही वो आए तो उसके अलावा इन्होंने फिर अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स बनाई। अब ये चार्टर है 1726 का, द चार्टर ऑफ 1726, उसमें इन्होंने बताया था कि द लेजिस्लेटिव पावर वाज वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पूरी तरीके से समाहित है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इंग्लैंड में है। और चार्टर आल्सो एस्टैब्लिश्ड द मेयर्स कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड एक्सप्रेसली इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लॉज इन दीज प्रेसिडेंसीज। जो चार्टर था वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था मेयर के कोर्ट को कलकत्ता, बम्बे। आप संविधान में पढ़ोगे भी कि संविधान में जैसे कि कब हमने ये कोर्ट्स आए थे इंडिया में, और कोर्ट कहाँ कहाँ बने थे, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास में बने थे, तो ये सब इंग्लिश लॉ से रेगुलेट हो रहे थे। बट द ब्रिटिशर्स हैड नॉट बिकम अ रूलिंग पावर इन इंडिया अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए वो अपने कोड ला रहे थे, अपने ये ला रहे थे, कोर्ट्स बनवा रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के हाफ तक, सेकेंड हाफ तक वो अभी रूलिंग पार्टी नहीं बने थे, मतलब रूलिंग में नहीं थे, वो बस चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक कहा जाता है कि मुगलों का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब, सबसे मुगल का एम्पायर था, एम्परर था औरंगजेब, जो कि उसको ऐसा कहते हैं कि वो जब तक जिंदा था तब तक मुगलों का जो सूरज था वो आसमान में था, मतलब उगते हुए सूरज को सलाम था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भारत की जो पावर थी, जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, एक जगह दिल्ली से, दिल्ली में बैठता था औरंगजेब, वहाँ से सारी चीज़ें रेगुलेट होती थी। अब औरंगजेब के मरने के बाद जो वहाँ के छोटे छोटे राजा थे उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो मुगल से अलग होना स्टार्ट हो गए। तो जो औरंगजेब के हाथ में जो पूरी पावर थी वह अब डिसेंट्रलाइज हो गई। अब चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो लोग अपने अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाते गए। अब यही वो समय था अंग्रेजों के लिए भारत को अपने अंडर में लेने का। उन्होंने देखा कि अब कुछ सेंट्रलाइज्ड रूल तो नहीं रह गया, अब ये लोग आपस में बट गए छोटे छोटे राज्यों में, तो अब क्यों ना इनको धीरे 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 अपने अंदर लिया जाए।
अब इसके लिए एक बैटल होता है, एक बैटल ऑफ प्लासी। ये बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस युद्ध को अंग्रेज हार गए होते तो भारत में अंग्रेजी हुकूमत नहीं आती, लेकिन जीत गए तो उसी दिन भारत का पूरा संविधान, पूरा इतिहास, सब कुछ बदल गया उस दिन से। द विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 अगेंस्ट सिराजदौला, नवाब ऑफ बंगाल, had laid the foundation of British Empire in India. In 1765, Shah Alam granted the Diwani, i.e. the responsibility of collection of revenue to the company, which automatically involved the administration of chief civil justice. 1757 का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजदौला को मार दिया, हरा दिया, नवाब ऑफ बंगाल था, खत्म हो गया। ये एक ऐसा युद्ध था जो बिना लड़े जीत लिया था अंग्रेजों ने। वहां का एक सेनापति था मीर कासिम, उसको इन्होंने कहा कि देख भाई, तू युद्ध मत लड़, तू इस युद्ध को हार जा और हम तेरे को बंगाल का शासक बना देंगे। वो लालच में आ गया, उसने कहा कि सिराजदौला मुझे क्या दे रहा है, मैं अभी सेनापति हूं, लेकिन अगर अंग्रेज जीत गए तो मैं शासक बन जाऊंगा, मैं एम्परर बन जाऊंगा और ये एम्पायर पूरा मेरे अंडर में आ जाएगा। तो वो युद्ध ही नहीं लड़ा और अंग्रेज जीत गए, पूरी सेना खड़ी रही और उन्होंने सिराजदौला को ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या था कि अब तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ की, क्या बोलते, कठपुतली था और अंग्रेज फिर खुद से शासन चला रहे थे और इन्होंने 1765 में शाह आलम ने इनको दीवानी दे दी थी, उसकी जिम्मेदारी। ये पूरा अगर आप इतिहास में पढ़ें तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। इतिहास ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ करके हमें बहुत सारी चीज़ों की सीख मिलती है। इतिहास से सीख लेकर आज के समय में अगर हम रेगुलेट करें तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो ये 1765 का युद्ध था और एक इल्बर्ट नाम का एक विद्वान था, वो कहता है कि जो 1765 का जो साल था वो अंग्रेज़ों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एंग्लो इंडियन की हिस्ट्री में उसको बताया जाता है कि यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर अंग्रेज़ ना जीतते तो चीज़ें कुछ और होती। खैर अंग्रेज जीत गए, भारत का इतिहास बदल गया। Anglo-Indian history and may be treated as commencing the period of territorial sovereignty by the East India Company. The company henceforth threw off the mask, इसको लाइन को थोड़ा सा समझिएगा अब, threw off the mask of traders and appeared in the true grave of rulers. यानी कि इस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने व्यापारियों का जो मुखौटा था उसको हटा दिया और राजा का, यानी कि रूलर का मुखौटा पहन लिया। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कोई व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, वो अब एक रूलिंग कंपनी बन चुकी थी। तो इतना था, यहाँ पर आप समझे इसको कि किस तरीके से 1757 का युद्ध हुआ और कैसे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण किया। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।